एक समय की बात है, ढोलकपुर नामक गांव में सुधा नामक एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी, जबकि सोहन की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। अमीर बहू का नाम रिया था और गरीब बहू का नाम रमा था। रिया रमा को ताना मारते हुए कहती है, रमा, तुम दहेज में घर से कुछ नहीं लाई। मेरे माता पिता ने तो मुझे बहुत सारा सामान दिया है। तुम्हारा तो पहनावा देखकर यही लगता है कि तुम काफ़ी गरीब परिवार से हो। पता नहीं मम्मी जी ने तुम में क्या देख लिया जो तुम्हें इस घर में ले आई। उन्हें हमारी रेपुटेशन का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। दीदी, हम गरीब जरूर है, लेकिन हमारी भी इज्जत है। चल हट मेरे रास्ते से, मुझे आराम करने दे और मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, सारा काम तू ही कर। इस तरह रिया आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और पूरा दिन आराम करती रहती है, जबकि घर का सारा काम रमा को करना पड़ता है। कुछ देर बाद रमा रिया को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है। उठो रिया दीदी, माँ जी आ गई है। आवाज़ सुनकर रिया उठ जाती है और गुस्से में रमा को कहती है, अरे ओ रमा, तू गरीब परिवार से आई है तो सारा काम तू ही करेगी, कम से कम मुझे आराम तो करने दे। मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे दीदी, मैं तो आपको इसलिए उठाने आई थी क्योंकि माँ जी आ गई। वो आपको ऐसे सोता हुआ देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगी। रही बात काम की, वो तो मैंने कर लिया है। चाहे बात कुछ भी हो, तू मेरे कमरे में नहीं आ सकती। तभी उनकी सास मंदिर से आ जाती है और अपनी छोटी बहू रमा को आवाज़ देती है और कहती है, अरे ओ छोटी बहू, कहाँ मर गई तू? मुझे पक्का पता है तू कमरे में आराम कर रही होगी, घर का कोई काम भी नहीं करती। एक तो तेरे माता पिता ने तुझे दहेज में कुछ दिया नहीं, ऊपर से यहाँ पर आकर महारानी आराम फरमा रही है। अरे नहीं माँ जी, घर का सारा काम तो मैं ही कर रही थी। दीदी तो अपने कमरे में सो रही थी। छोटी बहू, वही चुप कर जाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मेरे पीठ पीछे इस घर में क्या हो रहा है मुझे सब खबर रहती है। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मेरे लिए वही चाय भिजवा देना। ना कहते ही उनकी सास अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। रिया अपने घर का हालचाल जानने के लिए अपनी भाभी के पास फ़ोन करती है। बहुत दिन हो गए हैं, भाभी के पास फ़ोन कर लेती हूँ। कैसी हो भाभी, और घर पर सब कैसे हैं? हाँ, घर पर सब ठीक है, तू बता। मैं तो ससुराल में मज़े कर रही हूँ। घर का सारा काम मेरी देवरानी रमा कर लेती है और मैं सारा दिन आराम फरमाती रहती हूँ। मेरी सास भी मेरी तरफदारी करती है, उन्हें लगता है कि घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। ठीक है रिया, अपना ध्यान रखना। तभी रिया अपने पति मोहन से कहती है, अजी आपका दिन कैसा गया आज? मेरा दिन तो अच्छा गया, तुम्हारा कैसा गया? अजी मैंने तो सारा दिन आराम फरमाया, सारा काम मैंने रमा से करवा लिया। थोड़ा बहुत काम तो तुम भी कर लिया करो। अजी आपको नहीं पता वो कैसी है, आप इस लफड़े में पड़ो ही मत। रमा, मैं तो बहुत थक गया हूँ, जल्दी से गरम गरम खाना लगा दो। खाना अब बाद में खाना, पहले आप मेरी बात सुनो। ठीक है, बताओ क्या कहना चाहती हो। देखिए जी, घर का सारा काम मैं करती हूँ, लेकिन माँ जी को लगता है कि घर का सारा काम रिया दीदी करती है और माँ जी मुझे ताने भी देती हैं। तभी रिया घर पर अपनी सहेलियों को बुलाती है। और बताओ बिमला, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ रिया, तुम्हारी सास इतनी मॉडर्न है जो तुम्हें किटी पार्टी के लिए अपनी सहेलियों को घर पर बुलाने की परमिशन भी दे दी। अरे बिमला, घर पे मेरी ही चलती है, इतना सारा दहेज मैं यूं ही थोड़ी लाई हूँ। इन सभी का मेरे सामने मुंह खुलता ही नहीं है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे बेटा रिया, ये हमारे घर में क्या हो रहा है? ये सब पार्टी वगैरह हमारे यहाँ नहीं होती। कम से कम तुम्हें अपनी सहेलियों को बुलाने से पहले मुझसे पूछना तो था। अरे बुढ़िया, मेरे काम में दखल अंदाजी मत दे। मैं अपने घर से इतना सारा दहेज लाई हूँ, तुम लोगों के ताने थोड़ी सुनूंगी। तभी उनकी बातें सुनकर
वो दोनों सहेलियाँ वहाँ से चली जाती हैं। मम्मी जी, करवा दी ना आपने इंसल्ट मेरी सहेलियों के सामने। आपको अगर कुछ कहना था तो मुझसे बाद में भी कह सकती थी, यहाँ बीच में आने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो तुम्हें प्यार से ही समझा रही थी, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। अब तो मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे बेटा, ऐसा मत कहो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। रुक जाओ बेटा, मत जाना। अरे सुनो जी, मुझे इस घर में अब और नहीं रहना। आज ही हम ये घर छोड़कर जाएंगे। ऐसा क्या हो गया? देखिए जी, आज मेरी सहेलियां घर पर किटी पार्टी के लिए आई थी और आपकी माँ जी ने उनके सामने ही मेरी इंसल्ट कर दी। अब इस घर में और मुझसे नहीं रहा जाता और मुझसे ताने नहीं सुने जाते। माँ से अभी इस बारे में बात करके आता हूँ। क्या आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं इस घर से अकेली ही चली जाऊंगी। तभी रिया और उसका पति किसी को बताए बिना घर से चले जाते हैं, लेकिन जंगल में उनका सामना डाकुओं से होता है। अरे भाई, रास्ते से हटो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, हम डाकू हैं डाकू। चुपचाप अपना सारा सामान हमारे हवाले कर दो। अरे भाई, ऐसे कैसे कर दे, ये सारा सामान मुफ्त में थोड़ी आता है। अरे तो बीच में मत बोल, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। इस तरह से वो डाकू उनका सारा सामान लूट कर ले जाते हैं। अजी, ये हमारे साथ क्या हो गया? आप कुछ कर नहीं सकते थे, वो डाकू सारा सामान और जेवर लूट कर ले गए। अब भला मैं क्या करता? उनके हाथ में चाकू थे, दोनों को मारकर चले जाते। जान प्यारी है या जेवर? इतना सब होने के बाद वे वापस घर चले जाते हैं। अब क्या करने आए हो तुम दोनों यहाँ? क्या तुम्हारा दहेज का कोई सामान रह गया था जो तुम अभी चली आई हो? माँ जी, हम जा ही रहे थे कि जंगल में डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हमारा सारा सामान लूट कर ले गए। अरे माँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हाँ मम्मी जी, ये सही कह रही हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ करूँगी, अगर तुम छोटी बहू की मदद के बिना 2 दिनों तक घर का सारा काम अकेले करोगी तो ही मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगी। शोर सुनकर रमा बाहर आती है और उसकी सास उससे कहती है, अरे छोटी बहू, 2 दिनों तक तुम घर का कोई काम नहीं करोगी और ना ही अपनी जेठानी के कामों में उसका हाथ बटाओगी। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी को माफ़ कर दो। नहीं छोटी बहू, इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। रिया घर के सारे काम बड़ी मेहनत से करती है। अई राम, आज तो काम करते करते मेरी कमर टूट गई। किसी ने सच ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। और अपनी देवरानी पर किए गए जुल्मों को याद करके रोने लगती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए।